1906 में जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। उस गांव में बिजली थी नहीं, फैक्ट्री थी नहीं, लेकिन वहां की मिट्टी में मशीनों की खुशबू थी। बचपन से ही होंडा को गियर, पिस्टन, इंजन के हिस्सों से गहरा लगाव था। 12 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़कर एक गैराज में मैकेनिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जहां दिन रात वो पुरानी साइकिलों के टूटी फूटी पार्ट्स जोड़कर नया जीवन देने का तरीका सीखता रहा। जब वह 20 साल का हुआ तब उसने अपने हाथों से बनी पहली पिस्टन रिंग टोयोटा को दिखाने का साहस किया, लेकिन टोयोटा ने ठंडे अंदाज में उसको बता दिया, तुम्हारा डिजाइन हमारी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। यह रिजेक्शन होंडा के लिए समाप्ति नहीं बल्कि आरंभ था। दुनिया के सबसे बड़े वाहन निर्माता ने उसे इंजीनियर बनने योग्य नहीं कहा, तो उसने ठान लिया कि डिग्री नहीं, कंसिस्टेंसी और जुनून से बने लोग ही इतिहास रचते हैं। उसने फिर से पढ़ाई की। 1930 में खुद को इंजीनियरिंग की बारीकियां समझने के लिए समर्पित कर दिया। हर सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी जर्नल में लिखता, आज मैंने क्या सीखा, कहां गिरा, कैसे सुधार करूंगा। न्यूरोसाइंटिस्ट्स आज इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, पर होंडा ने यह विज्ञान उस दौर में खुद पर आजमाया था। फिर युद्ध की विभीषिका आई। वर्ल्ड वॉर 2 ने उसकी पहली फैक्ट्री को राख कर दिया, लेकिन होंडा ने कहा, मशीन टूट सकती है पर सपने नहीं। पैसे, संसाधन सब खत्म हो गए, फिर भी उसने बैम्बू के टुकड़ों और तेल के ड्रमों के सहारे एक छोटी सी वर्कशॉप खड़ी कर ली। वह दिन रात बिना रुके नए नए प्रोटोटाइप्स पर काम करता रहा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने अपनी पहली मोटराइज्ड बाइसिकल बनाई, जो ऑयल स्कैर्सिटी के बावजूद लोगों को आगे ले जाती थी। इसी इन्वेंशन ने उसे पूरे जापान में पहचान दिलाई। 15 साल बाद ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब उसकी कंपनी ने अपनी पहली सुपर कब लॉन्च की, एक ऐसी 2 पहिया गाड़ी जिसे आज तक विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली वाहन कहा जाता है। सिविक और अकॉर्ड के नाम से कार्यबाणी होंडा ने यह साबित कर दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। सोइचिरो होंडा अक्सर कहते थे, फेलियर का मतलब अंत नहीं बल्कि फीडबैक है। उन्होंने रिजेक्शन को अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में अपनाया और अपनी जिंदगी को एक अदम्य संघर्ष के रूप में जिया। दोस्तों, अगर किसी ने आपको कहा है तुम नहीं कर सकते, तो याद रखिए होंडा की कहानी, जहां एक नई ने एक ग्लोबल एम्पायर की नींव रख दी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार वह एक एक कार, एक एक इंजन के साथ अपनी विजन को रियलिटी में बदलता गया और कैसे उसने अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सटर्नल रिवॉर्ड में तब्दील किया। यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई, यह तो अब भी शुरुआत है। 1945 जापान तबाह हो चुका था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। हिरोशिमा और नागासाकी की आग से पूरा देश हिल चुका था। सोइचिरो होंडा के पास न पैसा बचा था, न फैक्ट्री, न ही कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिस पर वो भरोसा कर सके। लोग सर्वाइवल में लगे थे, लेकिन होंडा का माइंड किसी और लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। उसके लिए यह सिर्फ जीवन बचाने का समय नहीं था, बल्कि ड्रीम को फिर से रीबिल्ड करने का समय था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी। होंडा ने वॉर के बाद ब्रोकन जापान को देखा। सड़कों पर लोग साइकिल से चल रहे थे, फ्यूल की कमी थी। यहां एक इनसाइट पैदा होती है, वो प्रॉब्लम देखने की आर्ट जो बाकी सब इग्नोर करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन अंडर केयर्स। मतलब जब सब कुछ टूट चुका हो, वही वक्त होता है असली लीडर्स के लिए गैप्स देखने का। होंडा ने उस गैप को देखा। लोगों को मोबिलिटी चाहिए, गाड़ियां नहीं चल सकती। साइकिल है तो साइकिल को इंजन दे दो। द मोटराइज्ड बाइसिकल, एक पागलपन जैसा आइडिया। उसने अपनी डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री के बचे स्क्रैप से एक छोटा सा मोटर डेवलप किया और साइकिल में फिट कर दिया। जापान के लोगों के लिए यह एक मिरेकल था। इंजन इतना छोटा था कि बैम्बू फ्रेम से भी काम चल गया, लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा कि लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे। वो कहते थे, मेरे पास पैसा नहीं था पर इमेजिनेशन थी, और जब इमेजिनेशन हंगर से मिलती है
इनोवेशन जन्म लेती है। माइंडसेट का लेसन, स्केर्सिटी इक्वल्स क्रिएटिविटी। आज न्यूरोसाइंस कहती है जब रिसोर्सेज कम हो तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो नए सॉल्यूशंस जनरेट करता है। होंडा ने इस स्केर्सिटी को पावर बना लिया। होंडा मोटर कंपनी बॉर्न फ्रॉम रूइंस। 1948 में उसने होंडा मोटर कंपनी की फाउंडेशन रखी। इमेजिन कीजिए, कोई फॉर्मल एमबीए नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, लेकिन ड्रीम इतना बड़ा कि उसने अपनी टीम के साथ सिर्फ 3 साल में सुपर कब नाम की बाइक बना दी। सुपर कब का डिजाइन इतना सिंपल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था कि ये सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया में मोबिलिटी की डेफिनेशन बदल गया। बहुत कम लोगों को पता है कि जब उसने अमेरिकन मार्केट में एंट्री की तो शुरू में होंडा को लोग सीरियस नहीं लेते थे। हार्ली डेविडसन का एरा था, बड़ी भारी बाइक्स। होंडा की छोटी बाइक्स को लोग कहते थे टॉयज, लेकिन होंडा ने साइकोलॉजी यूज किया। उसने स्मॉल हुशक एक्सेसिबल को अपना स्ट्रैटेजी बना दिया। यूएस कॉलेजेस और स्कूल्स में मार्केटिंग की और ये कहा, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। ये टैगलाइन हिस्ट्री में एडवर्टाइजिंग की सबसे आइकॉनिक लाइन बन गई। फेल फास्ट, लर्न फास्टर होंडा का एक गोल्डन प्रिंसिपल था। सक्सेस इज 99% फेलियर। वो अपने इंजीनियर्स को कहते थे, फेल करो, क्योंकि हर फेलियर एक नया डेटा पॉइंट देता है। रिसर्च कहती है इस तरह की माइंडसेट डोपामिन को फियर की बजाय लर्निंग से जोड़ देती है। मतलब फेलियर का डर नहीं रहता, बल्कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है। द फीनिक्स माइंडसेट। होंडा की लाइफ हमें यह बताती है कि जो चीज जलकर खत्म हो जाए उससे नए रूप में जन्म लेना ही फीनिक्स माइंडसेट है। जब उसकी पहली फैक्ट्री आग में खाक हो गई थी, उसने उसे कर्ज नहीं किया, बल्कि उसे रीजन बना लिया। अगर यह ट्रेजेडी नहीं होती तो शायद मैं कभी ग्लोबल कंपनी नहीं बना पाता। यह उसके खुद के वर्ड्स थे। अगर इस जर्नी की तुलना इंडियन मिथोलॉजी से करें तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे सती का शरीर भस्म हो जाने के बाद शिव के तांडव से शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। डिस्ट्रक्शन को उसने न्यू क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। एक्शनेबल लेसन्स। प्रॉब्लम देखने की नजर, केओस में भी गैप देखो। 2, स्कैर्सिटी को सुपर पावर बनाओ। रिसोर्सेज कम हैं, यही तुम्हें जीनियस बनाते हैं। 3, फेल फास्ट अप्रोच। फेलियर शीर फीडबैक, हर बार सुधार करते जाओ। 4, फिनिक्स माइंडसेट। जब लाइफ जल जाए वहीं से नया रूप शुरू होता है। भाई अब बारी हमारी है। आज रात सोने से पहले अपने नोटबुक में लिखो, मेरे पास अभी जो है उससे मैं क्या बना सकता हूं, और कल से उस पर पहला स्टेप लो। होंडा ने अपनी एम्पायर बैम्बू के टुकड़ों से शुरू की थी। तुम्हारी स्टोरी कहां तक जा सकती है इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं।